नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता और आज ये हमारा 16वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कुछ क्षणों की खामोशी फिर रही और अब की खामोशी मोहिनी ने ही तोड़ी। चलो ना पानी में पांव भिगोते हैं, कहते हुए मोहिनी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में अजीब ठंडक थी जिसे वह महसूस कर पा रहा था। उसके होठों की कांपती हुई लहर ने सिद्धार्थ को कुछ भी सोच पाने से महरूम कर दिया। जहन और दिल को बांध लेने वाली एक खुशबू मोहिनी की जुल्फों से या फिर उसके पैरहन या कि उसके बदन से आई, सिद्धार्थ यह नहीं समझ पाया। वह बस अबस सा उसके खींचे खिंचता चला गया। मोहिनी उसे हाथ से पकड़े हुए नदी के किनारे तक गई और फिर धीमे से हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़कर मोहिनी ने बड़े करीने से अपनी लंबी जमीन चुमती चुनट वाला गरारा पांव के तलवों तक उठा दिया। सिद्धार्थ ने फौरन उसके पांव देखे और देखते ही उसकी धड़कन ठहर सी गई। उसने देखा कि उसके पांव घंटों खौलाए दूध की रंगत के थे, जो पानी के आईने में इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे और जिसे बेइंतहा बनाने का काम पांव में पड़ी पायल ने किया था। सिद्धार्थ आगे क्या बढ़ता, वह उसी जगह ठिठक सा गया और तब तक पांव की पानियों में हरकत देखता रहा जब तक मोहिनी ने उसे अपने हाथ के इशारे से आगे नहीं बुलाया। आवाज देने से उसकी तंद्रा टूटी और वह बगटूट भागकर आगे आया। दोनों ने एक साथ एक सी खामोशी से इस पार घाट की खामोशी को पढ़ा। दोनों के हाथ देर तक एक दूसरे की हाथ की नरमाहट साझा करते रहे। सिद्धार्थ इससे पहले कई लड़कियों का साथी रहा था, मगर यह कुछ खास था, कुछ अलग जो उसे बांधे जा रहा था, किसी टोने की तरह, किसी इंद्रजाल की तरह, किसी ऊपरी हवा की तरह। देर तक रूप नारायण नदी की तीव्र गहराई अपनी आंखों में उतारते हुए अचानक सिद्धार्थ को ख्याल आया कि मल्हा का वक्त पूरा होने को है और वह जल्दीबाजी में इतने पैसे भी लेकर नहीं आया था कि थोड़ा और वक्त खरीद ले। सो इसने मोहिनी से कहा, रात काफी हो गई है, तुम्हें कहीं छोड़ दूं? हाँ, पता ही नहीं चला, तुम्हें भी तो जाना होगा। मोहिनी के होठों के कोने कांप गए। हाँ, मेरी नाव तो वहीं आगे बंधी है, मल्हा इंतजार भी कर रहा है। चलो, तुम भी तो घर जाओगी। सिद्धार्थ की आवाज में उत्सुकता थी। नहीं, तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा काम है। जिस काम से आई थी वो तो बाकी ही रहा। मोहिनी ने ठंडा सा जवाब दिया। यहां अभी काम है तुम्हें? सिद्धार्थ चौंका। हाँ, मेरा काम तो अभी शुरू होगा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं भी रुक जाता हूं। मैं भी तो देखूं तुम कौन सा काम करती हो। तुम्हारे रहते मेरे काम में रुकावट आएगी। तुम चाहते हो मेरे काम में रुकावट आए? मोहिनी ने कहा और एक दफा फिर सिद्धार्थ को लाजवाब कर दिया। अब कहाँ मिलोगी? सिद्धार्थ ने जिद ज्यादा नहीं खींची। भटकती रहती हूँ वीरान स्टेशनों पर, सुनसान घाटों पर या फिर किसी कब्रिस्तान के आसपास। ढूंढ लेना, और जो तुम ना ढूंढ पाओ तो अब की मैं ढूंढ लूंगी। दोनों चलते हुए सिद्धार्थ के नाव के पास तक आ पहुंचे। क्या लड़की हो यार तुम, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए ही कहा। चलो, तुमने ये तो माना कि मैं लड़की हूं। मोहिनी हंसती। दूर तक खिलखिलाहट बिखर गई। उसकी हंसी ने सिद्धार्थ पर चाहे जो असर किया हो, उसकी हंसी ने मल्हा को डरा सा दिया। वह फौरन बोला, भैया जल्दी कीजिए, रात में गंगा जी अलगे उफान मारती है। रूपनारायण बाबा की डुबनी
पिशाचनी सब नौ पलट देती हैं। वह एकटक मोहिनी को देखे जा रहा था। मोहिनी ने भी उसे देखते हुए कहा, तुम्हें उसके लिए चले जाना चाहिए, आखिर उसकी तो कोई गलती नहीं है। सिद्धार्थ अबस हो गया। उसे ना चाहते हुए भी लौटना था। वह लौट पड़ा। और सुनो, सिद्धार्थ के ठीक 9 पर बैठने से पहले मोहिनी ने टोका, अपने दोस्तों से कहना कि उल्टे पांव पिशाचनों के होते हैं, चुड़ैलों, डायनों और जिनजादियों के नहीं। चुड़ैलें पेड़ पर रहती हैं, डायन घर में और जिनजादियां वीरान रास्तों पर। डायन के शरीर होते हैं, चुड़ैल जानलेवा हद तक खौफनाक दिखती है। जिगरखोरियों के लंबे दांत होते हैं और हर जिन्नजादी बुरी नहीं होती। अगली दफा मिलना और कुछ बताऊंगी, कहते हुए मोहिनी ने पीछे चलते हुए वीरानों की तिरगी की ओर जाते हुए हाथ हिलाकर विदाई दी। सिद्धार्थ हतप्रभ सा नाव पर खड़ा मल्लाह के हर पतवार की चाल से दूर होता चला गया। मोहिनी विरेतों पर से गुजरती दूर ओगड़ों और साधकों के कुनबे की ओर दिखती हुई ओझल हो गई। सिद्धार्थ नाव में ही लेट गया। उसके दिलो दिमाग पर मोहिनी की मुस्कुराहट छाई रही, रहस्यमयी मुस्कुराहट। साथ ही साथ उसके दिमाग में मोहिनी की बात घूमती रही, यही तो काम दिया है तुम्हें, ढूंढो मैं कौन हूं। प्रेम असंभव में भी संभावना तलाश लेने का योग है। अंधविश्वास मूर्खता और प्रेम सबसे प्रगाढ़ अंधविश्वास। तर्कों पर नासमझी की जीत है, अंधविश्वास है, और यही प्रेम का सूत्र भी है। तर्क लाख सीधी राह दिखाए, प्रेम नासमझी की ओर ही झुकाता है और राह की परवाह ही नहीं करता। अरस्तु ने यूं ही तो नहीं कहा होगा कि मोहब्बत एक शदीद दिमागी बीमारी है। सिद्धार्थ अब सोच समझ पाने के दायरे से आगे निकल चुका था। वह प्रेम में था और रातें जाग रहा था। देर रात मोहिनी से मिलकर लौटने के बाद वह आज दिन चढ़े तक सोया हुआ था। जब रुद्र सिद्धार्थ और चेतन के कमरे में आया, उसने सिद्धार्थ को बेसुध सोते और चेतन को कान में ईयरफोन लगाए गाना सुनते हुए देखा। क्या सुन रहे हो बे? रुद्र ने आते ही चेतन से सवाल किया। ठुमरी। हाँ, वो तो समझते ही हैं। तुम तो पैदा ही हाथ में गजरा बांध के हुए थे। ये बताओ कौन सी? तुम रहने दो, ऊपर की चीज है। चेतन ने मुंह बिचकाते हुए उसे टालने की कोशिश की। ये ऊपर नीचे की चीज जैसी अश्लील बातें मत करो, सीधे बात बताओ, क्या सुन रहे हो? रंग महल के 100 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैं न लड़ी थी, चेतन ने गाकर सुनाया। अवैध संबंध है, रुद्र ने छूटते ही कहा। क्या बकवास है? चेतन ने कान से ईयरफोन निकालकर खींचते हुए कहा। अबे जब 100 दरवाजे हैं तो सैया खिड़की से क्यों निकल रहे हैं? पक्का अवैध संबंध का केस है। रुद्र ने जिस गंभीरता से यह हल्की बात रखी कि चेतन को हंसी आ गई। रुद्र ने दूसरे बिस्तर पर देखा। सिद्धार्थ जो रात को मोहिनी के साथ था, अब सुबह आकर नींद पूरी कर रहा था। इससे क्या क्लास नहीं करनी? रुद्र ने सिद्धार्थ की बाबत पूछा। भाई, मुझे इसकी फिक्र हो रही है, और सीरियसली फिक्र हो रही है। वो भूत वाले चक्कर में? रुद्र ने पूछा। वो भूत वाले चक्कर में? रुद्र ने पूछा। हाँ भाई, इसकी तबीयत बिगड़ रही है और ये मान भी नहीं रहा। मतलब कल मेरे साथ इसकी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी थी। रात में मेरी आंख लग गई और ये गायब। गायब मतलब? कहाँ गायब? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा। जाने कहाँ रहा रात भर, फोन भी स्विच ऑफ। सुबह आकर कहता है मोहिनी के साथ था। चेतन ने एक सांस खींची और रुद्र के एकदम सामने जाकर फुसफुसाते हुए बोला। कोई लड़की नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं, ये सचमुच किसी ऊपरी हवा का चक्कर है। इस पर किसी ने कुछ कर करा दिया है। क्या बकवास कर रहा है? रुद्र ने झिड़कते हुए कहा।
बकवास नहीं भाई, तू सोच कर देख। बाहर एक लड़की इसे दिखती है जो हमें नहीं दिखती, और हॉस्टल में भी एक लड़की इसे दिखती है जो हमें नहीं दिखती। इसका क्या मतलब? चेतन ने इस तरह समझाया कि रुद्र थोड़ी देर को सोच में पड़ गया, और जब बोला तो उसकी आवाज में भी डर झलक गया। सच कह रहा है भाई तू, इसीलिए हमें शमशान और बियाबान में लेकर जाता है। रुद्र ने अभी अपना डर जाहिर किया ही था कि सिद्धार्थ कुरमुनाया। उसे नींद से उठता देख रुद्र चुप हो गया। सिद्धार्थ ने चादर मुंह पर से उतार फेंकी। उसने रुद्र को बैठा देखा तो अंगड़ाइयां लेकर उठ बैठा। रुद्र ने उसे देखा और उसे देखते हुए ही कहने लगा, यस्य अत्युत्कटोपादो यस्य अत्युत्कटोपादो विचित्रन्मुख भवेत् उत्तरोश्च लोमानी सशीघ्र भय भक्षेत पतिम। ये क्या था? चेतन ने अचानक हुए इस श्लोक से भौचक होकर सवालिया लहजे में ही पूछा। श्लोक था? रुद्र ने सूखा सा जवाब दिया, वो तो पता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जिस कन्या के दोनों तलवे पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते वह शीघ्र ही अपने पति को खा जाएगी। रुद्र ने सिद्धार्थ की ओर इशारे से देखते हुए जब यह बात कही तो चेतन को बात समझ में आई। बात सिद्धार्थ की समझ में भी आ गई। वह हंसते हंसते उठा और रुद्र से पूछ बैठा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कोक शास्त्र। रुद्र ने बेलिहाजी से कहा, साले तुम कोक शास्त्र भी पढ़ के बैठे हो? चेतन ने फिक कर हंसते हुए कहा, हल्के में लेते हो तुम ही लोग, हमारे तो पेशाब से चिराग जलते हैं। रुद्र ने कॉलर खड़ी करते हुए कहा, हाँ, हम समझ रहे हैं तुम्हारा निशाना कहाँ है। लड़की ही है साले, कोई भूत पिशाच नहीं है, पाव नहीं मक्खन है। कल ही मिलकर आ रहे हैं, सरापा लड़की है, सिद्धार्थ ने जमाई लेते हुए कहा। उसकी नींद पूरी तरह टूटी नहीं थी। भाई ऐसी कौन सी लड़की है जो कब्रिस्तान में डेट करती है? चेतन ने बीच में कूदते हुए कहा, अब की दफा कब्रिस्तान में नहीं मिली है, सिद्धार्थ ने जमाई लेते हुए बताया। फिर रूपनारायण नदी के उस पार। रूप नारायण नदी के उस पार तो औघड़ों का डेरा है। चेतन ने अचरज से कहा, हाँ वही। सिद्धार्थ ने मुंह बिचकाते हुए कहा, ले एक नागिन और पंख लगाई। पहले शमशान कब्रिस्तान क्या कम था जो अब बियाबान में भी मिलने लगी? सिद्धार्थ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उसके पास इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। यह सवाल तो उसके मन में भी हमेशा से रहे थे, मगर मोहिनी इतनी रहस्यमयी थी कि वह इसकी इस बात का जवाब ही नहीं देती थी। कुछ पल तक एक खामोशी तारी रही। फिर रुद्र ने ही कहा, लाले हॉस्टल में ही क्या कम भूत हैं जो तू बाहर से पिशाच सुंदरी बुला रहा है? तूने रवि का हाल देखा है ना? रुद्र ने समझाते हुए कहा, नहीं। क्या हुआ उसे? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। जाकर देख कर आ, तुझे ही तो दिखती भी है, हमें तो केवल अजीब अजीब हरकतें करते दिख रहा है। चेतन ने कहा, मतलब? सिद्धार्थ ने फिर अचरज से पूछा, हॉस्टल में रहा कर भाई, कुछ खबर रहेगी। दिन रात साये के पीछे कब तक भागेगा? रुद्र ने कहा, भाषण मत दे, रात में ही बस बाहर रहते हैं। सिद्धार्थ ने खिंचते हुए कहा, हाँ, और दिन में सोता है। खैर, जो हाल यशरंजन का था वही इसका भी है, बल्कि उससे ज्यादा खराब। कमरे के बाहर लेडीज अंडरगारमेंट के डिब्बे मिले हैं। 2 दिन से खुद को बंद कर रखा है। किसी ने झांक कर देखा तो पाया कि वही अंडरगारमेंट पहने खुद से ही बातें कर रहा है। पूरे चेहरे पर लिपस्टिक से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रखी हैं। चेतन ने रुक रुक कर बताया। और किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की? सिद्धार्थ ने पूछा। वह पहले भी किससे मिलता था? अकेले थकेले पड़े रहने की उसकी पुरानी आदत है। रुद्र ने कहा, यह क्या बात हुई? हो सकता है डिप्रेशन में हो, मिलना चाहिए यार। सिद्धार्थ ने कहा, जा तू मिला, वैसे भी हो सकता है तेरे ही इंतजार में बैठा हो। चेतन ने कहा, जिसका सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़े पहनकर
बाहर निकलने लगा। जब रुद्र ने उसे अकेला बाहर जाता देखा तो वो भी उसके साथ हो लिया। मैं साथ जाता हूं यार, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, कहते हुए रुद्र सिद्धार्थ के साथ बाहर निकल गया। मत जा, मैं फिर कह रहा हूं, ये साला फंसाएगा। चेतन की आवाज पीछा करती रही और दोनों रवि के कमरे की ओर बढ़ते रहे। रवि के कमरे के सामने पहुंचकर सिद्धार्थ ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुल गया, मगर आश्चर्य, रवि सामने अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हिल रहा था। सिद्धार्थ के ध्यान में यह बात नहीं आई, जब रवि सामने कुर्सी पर बैठा है तो दरवाजा किसने खोला। वो बहरहाल कमरे के भीतर प्रवेश कर गया। रुद्र यहां तक तो साथ आया था, मगर भीतर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो बाहर ही खड़ा रहा। सिद्धार्थ उसके पास जाकर बैठ गया, का इंतजार करने लगा, मगर रवि की चुप्पी लगी रही। उसने कमरे के चारों ओर देखा, ऐसे जैसे उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हो, ऐसे जैसे किसी के हुक्म का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें कोने से कोने तक, खिड़की, दरवाजे, अलमारी, कुर्सी से होती हुई फिर सिद्धार्थ के चेहरे पर लौट आई। कुछ बोल तो सही, हम शायद कुछ मदद कर पाए। सिद्धार्थ उसके पांव के पास जमीन पर बैठते हुए बोला, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। पसीने से पतली पतली उसकी भौहें चमक उठी। उसने सामने दीवार देखते हुए सादा जवाब दिया, क्यों नहीं कर सकता? सिद्धार्थ ने अचरज से पूछा। क्योंकि वो नहीं चाहती, चुके चेहरे और ठहरी हुई आंखों से कहा। वो लगातार आगे की ओर हिले जा रहा था। कौन नहीं चाहती? क्या बकवास कर रहा है? वही जो मुझे नहीं छोड़ती, वही जो। कहते कहते रवि रुक गया और फिर पानी की बोतल मुंह से लगाता हुआ सिद्धार्थ के चेहरे के पास आकर धीमे से बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वो सब सुन रही है। भाई, कल वाली बात के लिए हमें माफ कर दे। सिद्धार्थ ने रवि का हाथ अपने हाथ में लिया। उसे रवि का हाथ बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि ऐसे ही कुछ हरारत उसे मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए भी महसूस हुई थी। वो माफ नहीं कर रही कहते हुए रवि फिर बच्चों की तरह रोने लगा। कौन माफ नहीं कर रही? साफ साफ कुछ तो बता। वही जो मुस्कुरा रही है। रवि धीमे धीमे दांत पीसते हुए यूं बोला जैसे किसी से अपनी बात दबाना चाह रहा हो। दोस्त, मैं वार्डन से बात करता हूं, हम डॉक्टर के पास। अपना ये 2 रुपये का इन्वेस्टिगेशन बंद करो, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, रवि चीखता हुआ सा बोला। सिद्धार्थ पीछे की ओर हट गया। उसी चीखती आवाज के साथ रवि फिर बोला, देखो, मुझे पता है तुम्हें मैं पागल लग रहा हूं, मुझे खुद भी यह समझ पाने में वक्त लगा, मगर यह डॉक्टर के बस की बात नहीं है, डॉक्टर उसे देख भी नहीं सकता। सिद्धार्थ अब असहज सा हुआ। एक असहज चुप्पी भी छाई रही। फिर थोड़ा ठहर कर बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात ही मानते हैं, यह बताओ क्या चाहती है वो? मारना चाहती है, रवि ने कहा। किसे? नहीं बताती। तुम्हें? नहीं। फिर तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? कहती है कि मैं सीढ़ी हूं, उसे कहीं और जाना है। ना मारती है ना छोड़ती है। कहां देखा था उसे? सिद्धार्थ ने बात बदली। पहली बार? हाँ, यहीं हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठी थी, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। अभी भी दिखती है? हाँ। कहां? हॉस्टल में, मेस में, क्लास में, लाइब्रेरी में, कमरे में, बाथरूम में। कहते कहते एक दफा फिर फूट पड़ा। सिद्धार्थ ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और सवाल किया, क्या आप भी देख रहे हो उसे? रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस हाँ में चेहरा हिला दिया, ऐसे जैसे उसके कहने पर पाबंदी हो। कहां? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा। लड़के ने फिर कुछ नहीं कहा, बस उसी तरह सिर झुकाकर रोते हुए अपनी तर्जनी से अपनी गर्दन की ओर इशारा कर दिया। होली शिट! सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन पर एक काया बैठी हुई देखी।
जिसने अपना सिर रवि के सिर के ऊपर यूं टिकाया हुआ था कि उसके बाल रवि के कंधे पर लहरा रहे थे और जो अब पुर इसरार मुस्कुराहट के साथ उसे घूरे जा रही थी। सिद्धार्थ गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकला। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप ये कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी हैं, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज। धन्यवाद।